हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो पिछले महीने केंद्र सरकार ने एक घोषणा की थी और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात कही थी। ये जो एरिया है ये दरअसल केरल के अंतर्गत मौजूद वन्य जीव अभयारण्यों का एरिया है। तो आज के इस डिस्कशन में हम मेनली बात करेंगे कि इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं वे किस हिसाब से बनाए जाते हैं, और यदि किसी क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन जब भी घोषित किया जाता है तो उसके चलते जो विवाद होता है तो विवाद की क्या वजहें होती हैं, क्यों जनता उसका विरोध करती है, तो एक बैलेंस बनाने की जो स्थिति है वो किस तरह से आ सकती है। टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन क्यों बन रहे, चिंता की वजह। तो ये सवाल भी है और इसमें एक बैलेंस वाली बात भी छुपी हुई है। तो चिंता की वजह क्यों बन रहे हैं, जो सवाल है उसका मतलब है कि कौन सा वर्ग है जिसके लिए ये चिंता की वजहें बन रहे हैं और क्यों इनको घोषित किया जाता है। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे। अभी न्यूज को और देखेंगे और न्यूज के अंतर्गत ही जो वन्यजीव अभयारण्यों का नाम आएगा वे हैं नैयार और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य, जो केरल के अंतर्गत आते हैं। और इको सेंसिटिव जोन क्या है, ये कैसे घोषित किए जाते हैं, इनके अंतर्गत किन किन चीजों की अनुमति दी जाती है, किन की अनुमति नहीं दी जाती, स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे होते हैं, इससे रिलेटेड समाधान के क्या उपाय किए जा सकते हैं, और एक सवाल मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। बीच में कुछ और भी चीजें आपके लिए तैयार की गई हैं। तो चूंकि ये विषय अपने आप में पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, सरकारी नीतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय के लिहाज से महत्वपूर्ण है, यानी कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। खासकर जो पश्चिमी घाट से संबंधित क्षेत्र है, उससे संबंधित जो पहाड़ियां हैं और प्रमुख जो वन्यजीव अभयारण्य है, खासकर वे ही पूछे जाते हैं। अगर आप उठा करके पेपर पिछले सालों के देखेंगे तो जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि इसको ऐसे ही किसी भी समय रैंडमली पूछ लिया गया है, लेकिन नहीं, कई बार ऐसे भी प्रश्न जो उठाए जाते हैं, जो हमारी नजरों से खबरें बच जाती हैं, उनसे वे सवाल बने होते हैं। ठीक, तो खबर पर अभी बात करते हैं। नैयार पेप्पारा ESZ नोटिफिकेशन ट्रिगर्स प्रोटेस्ट। क्यों प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इस पर बात करेंगे। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये पिछले महीने 25 मार्च को अधिसूचना आई थी, जिसके बाद ऐसे जो प्रोटेस्ट हैं, ऐसे जो मांगे हैं, संघर्ष है, ये शुरू हुआ है। तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है नैयार और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास, जो एक मानव आबादी का बड़ा एरिया मौजूद है और लगभग 2.72 किलोमीटर तक का एक विस्तार क्षेत्र इसमें कवर किया जाएगा। तो इको सेंसिटिव जोन जब घोषित कर दिया जाएगा तो उसके तहत कई तरह की जो गतिविधियां हैं वे रेगुलेशन के तहत आ जाएंगी। बात करते हैं, लेकिन पहले हम समझ लें नैयार और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कि दरअसल ये क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कहां पर मौजूद हैं। तो ये अगर हम मैप में देखें तो केरल के अंतर्गत जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा पश्चिमी घाट का भी, वहां पर मौजूद है पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले बात करते हैं पेप्पारा की। तो पेप्पारा दरअसल तिरुवनंतपुरम जिले का हिस्सा है और कर्मना नदी के किनारे नजदीक है। कर्मना नदी इसके अंतर्गत आती है। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो चेम्मुनजिमोट्टई, जो कि 1717 मीटर ऊंची है, यहाँ की प्रमुख चोटियों में से एक है और 1983 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ के वन कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन और मिरिस्टिका दलदल यहाँ पर मौजूद है। अगर सवाल बन जाए मिरिस्टिका दलदल कहाँ है तो याद रखिएगा पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य केरल। अगला, ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऐसा सवाल बन जाए अगस्त्यमाला बायो रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन कौन से अभयारण्य आते हैं, तो दोनों ही आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख जीवों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी, सांभर, बोनट मकाक, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी ताहर आदि यहाँ मौजूद हैं। नैयार को देखें तो नैयार वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और दक्षिण पूर्वी कोना माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नैयार वाला दक्षिण में है और पेप्पारा वाला उत्तर में है। अगर इसकी भी तुलना आए उत्तर से दक्षिण का क्रम में तो आपको पता हो। 1958 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था और ये भी अगस्त्यमाला बायो रिजर्व का हिस्सा है, बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पर कौन सी नदी मौजूद है, नैयर नदी, जिसकी सहायक नदियां हैं मुल्लायर और कल्लार। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पोनमुडी। कौन सी है, पोनमुडी, 923 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये दोनों ही वन्यजीव अभयारण्यों की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, अब
बात करें वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की, जो कि बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट माना जाता है, तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कई सारे यहाँ पर जो प्रजातियां हैं, लगभग 140 स्तनपायी प्रजातियां, स्तनधारी जीवों की, 510 से बर्ड प्रजातियां हैं पक्षियों की, 260 रेप्टाइल्स की, 180 उभयचरों की। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 25% भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर मौजूद है। हर साल यहाँ पर एक नई जीवों की या फिर पक्षियों की या फिर पौधों की नई प्रजातियां मिलती हैं, और फ्रेश वाटर और ऑक्सीजन का, यानी स्वच्छ जल और ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कई तरह के जीव जंतु, पक्षी, वन, वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन इको सेंसिटिव जोन जो सरकार ने घोषित किया है और प्रमुख मुद्दा है आज के टॉपिक का, वो क्या है? तो इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किए जाते हैं, दरअसल पर्यावरण के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास का एरिया मौजूद होता है, या फिर ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। तो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र या कमजोर क्षेत्रों के आसपास कुछ गतिविधियों को इसके तहत विनियमित किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बायोस्फीयर रिजर्व या फिर कोई वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है, उसके आसपास का कुछ एरिया ऐसा होगा जो मानव बस्तियों से संबंधित होगा और कुछ दूरी पर मानव बस्तियां मौजूद होंगी। मान लीजिए यहां से बसावट शुरू हो रही है, ठीक, मान लीजिए कुछ अंदर भी है, तो अब सरकार के पास ये समस्या होगी कि कुछ दिन में इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप भरने लगेगा। तो सरकार क्या करती है, इस तरह के जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके आसपास कुछ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देती है, यानी कि वो एरिया यहाँ पर एक बफर जोन की तरह से कार्य करना शुरू कर देता है, जिसके आसपास की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। वहां पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध और रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, अभी हम उनके पर बात कर लेंगे। ठीक, तो संरक्षित क्षेत्र जैसे कि नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है, इनके आसपास का जो एरिया है बेसिकली उसको कवर करते हैं। लगभग एक मोटा अनुमान की 10 किलोमीटर तक का एरिया अक्सर इसके चारों तरफ का कवर किया जाता है। इसकी जो स्थापना है, यानी जो स्थापित किए जा रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें ऐसा जिक्र नहीं है कि ESZ बनाया जाएगा, लेकिन इसकी जो अवधारणा है यहीं से आती है। तो लाभ क्या है? पहली तो यही कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करेगा। एक जोन पूरा डिसाइड कर दिया जाएगा जहां पर गतिविधियां विनियमित होंगी और उस संरक्षित क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक तरह से पूरी उस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करेगा। संक्रमण क्षेत्र भी कहा जा सकता है और इन सिटू संरक्षण के लिए भी बहुत उपयोगी है, यानी ऐसी प्रजातियां जो लुप्तप्राय हैं उनको उनकी ही जो स्थानिक अवस्थितियां हैं उनमें ही संरक्षण दे दिया जाए, उनकी ही प्राकृतिक दशाओं में उनको संरक्षित कर दिया जाए। इन सिटू संरक्षण किया जा सकता है बफर जोन बना करके। अब जो इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है वो लगभग 70.906 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारा मानव बस्ती वाला, मानव आबादी वाला क्षेत्र शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। अब बात करें कि ESZ यानी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में किन किन चीजों की अनुमति दी जाती है, किनको विनियमित किया जाता है और किन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लाया गया है कि ऐसे क्षेत्र जो मानव गतिविधियों से या फिर अन्य तरह के जो विकास कार्य हैं उनकी वजह से प्रभावित होते चले आ रहे हैं, और आने वाले समय में जो उसके पास का संरक्षित क्षेत्र मौजूद है उस पर भी वह एक तरह से हमला कर देगा, यानी वह जो प्रभाव है उस तक भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ दशाएं निर्धारित की गई हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जिनको प्रतिबंधित कर देंगे। कौन सी स्थितियां होंगी? जैसे संरक्षित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के भीतर जो भी निर्माण कार्य होंगे उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये इस बार की नोटिफिकेशन के आधार पर बात कर रहे हैं, हो सकता है अगली बार में कुछ चीजों को इधर से उधर किया जा सके। दूसरा, केवल गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी, यानी कि ऐसे उद्योग जिनको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अनुमति मिल गई है, वे प्रदूषण नहीं करेंगे, उनको अनुमति होगी। पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित होगी। वाणिज्यिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं उनको स्थापित करना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। ऐसे पर्यटन वाले गतिविधियां जैसे कोई बलून है, तो अगर कोई आग से चलने वाला बलून अगर ऊपर उड़ रहा है, जो आग द्वारा भाप से उड़ता है वो ऊपर,
तो अगर वो उड़ रहा है तो उसको भी ऐसे क्षेत्रों के ऊपर से गुजरने से प्रतिबंधित किया जाएगा। अब बात करें रेगुलेटेड एरियाज की, किसको विनियमित किया जाएगा? तो ऐसे उत्पाद जो गैर लकड़ी वाले वन उपज हैं उनको संग्रह करने के लिए कह दिया जाएगा कि उनको विनियमित तरीके से संग्रह करा जा सकता है। विद्युत और संचार टावरों का निर्माण, केबलों को बिछाना, सड़कों को चौड़ा करना, तो कितना किया जाएगा? मतलब कार्य किया जा सकता है लेकिन एक रेगुलेटेड फॉर्म में, अनावश्यक रूप से नहीं। और नए निर्माण किए जा सकते हैं लेकिन रेगुलेशन के अंतर्गत। पर्यटन संबंधी गतिविधियां हो सकती हैं लेकिन विनियमित तरीके से। बुनियादी ढांचे का विकास हो सकता है एक निश्चित सीमा के तहत। उपचारित अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। जो भी वेस्ट वाटर है वो उस हिसाब से यहाँ पर ना जाए। बढ़ावा किसको दिया जाएगा? क्योंकि एरिया जो घोषित किया है, अगर उससे कुछ चीजों को रोका जाएगा तो कुछ चीजें बढ़ाई भी जाएंगी ताकि जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो और बेहतर हो सकें। जैसे जो वर्षा का जल आएगा उसको संचित किया जाएगा। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे उद्योगों को यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग, कृषि वानिकी, पर्यावरण अनुकूल परिवहन, निम्नीकृत वनों की बहाली, बागवानी की जा सकती है। और जो औषधीय पौधे हैं वे लगाए जाएंगे तो उससे भी लाभ होगा। और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो बफर जोन होगा उसमें उसके आसपास रहने वाले कई सारे ऐसे लोग होंगे जो उससे पूरी तरह से प्रभावित होंगे। तो उनको इस संबंध में जागरूक जब तक नहीं किया जा सकेगा तो ऐसी ही जो चुनौतियां हैं वो पैदा होती रहेंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक सवाल की जो प्रीलिम्स बेस्ड बनाया गया है। ठीक, प्रीलिम्स में अगर कोई सवाल बने तो आपको पता हो। प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला, इको सेंसिटिव जोन के तहत वाणिज्यिक खनन और प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है? इको सेंसिटिव जोन में सड़कों का चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन से सही हैं या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जल्दी से आपको जवाब देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं लोगों की चिंताओं और उनके मुद्दों पर। तो जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है 2 वन्यजीव अभयारण्यों में, उसके आसपास जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे नेत्तिनकारा तालुक, उसके अंतर्गत 2 गांवों का नाम आता है, कल्लिकड़ और अंबूरी गांव। इसी तरह कट्टाकड़ा तालुक, वहां पे वाझीचल गांव। अगला कौन सा है? नेदुमनगढ़ तालुक और वहां का मनूरकारा और विथुरा गांव। हालांकि चूंकि क्षेत्रीय नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी सवाल में कोई कोट्टायम से यात्रा करवा दे, कोई किसी गांव से यात्रा करवा दे, तो आपको पता तो हो कि किस राज्य के अंतर्गत है ये गांव। ठीक, तो यहाँ पर जो लोगों का मानना है, उनका मानना ये है कि इससे जो लोगों का दैनिक आधार पर सामान्य जीवन है वो प्रभावित होगा। जो विकास की संभावनाएं हो सकती हैं, अभी जो सरकारी योजनाएं उस क्षेत्र के अंतर्गत लाई जा सकती हैं, वे प्रभावित होंगी, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जब बन जाएगा तो निर्माण गतिविधियां भी विनियमित कर दी जाएंगी और प्रभावित होंगी। एक और योजनाएं जो सड़क संपर्क को जोड़ने के लिए लाई गई हैं, प्रमुख सड़कों से जो जोड़ा जाना है उसमें बाधाएं आएंगी। और इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से लोगों को इस क्षेत्र से प्रवास करना पड़ जाएगा। कृषि पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र प्रमुख रूप से रबर की खेती के लिए जाना जा रहा है। ऐसे में जो रबर संबंधित जो कृषक हैं, उत्पादक हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले खेती में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक बार मान लीजिए उन्होंने खेती कर ली, दोबारा उस तरह की फसलें वे बो सकेंगे या नहीं, ये भी सवाल हो जाएगा। तो समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं, इनको समझें। तो पहला तो यही है कि जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय चुनौतियां हैं, वे स्थानीय नेताओं तक, राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार तक भी भेजे गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने क्षेत्र की रूपरेखा को संशोधित करने की आवश्यकता का समर्थन किया है। मतलब ऐसा कहा गया है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं या फिर जो परियोजना लाई गई है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की, तो उसको कुछ संशोधित करेंगे, इस तरह से करेंगे कि स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मांग है या फिर जो उनकी चिंताएं हैं, उसको दूर किया जा सके। तो संशोधन के लिए कई सारे प्रस्ताव मांगे गए हैं। 60 दिन का समय दिया गया है अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज कराने के लिए। उसके बाद में राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव एक मांगा जाएगा। एक और इस तरह की योजना पहले थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य में शुरू की जानी थी, जो कि एर्नाकुलम जिले से संबंधित है, तो उसको भी इसी तरह के क्षेत्रीय विवाद के चलते स्थगित कर दिया गया था। तो ये ऐसा भी एक उदाहरण हो सकता है।
उन कारणों को चिन्हित कर सकते हैं जिस वजह से ऐसी परियोजना को या फिर इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया जा रहा था उसको क्यों निरस्त किया गया, तो ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले सकते हैं। दूसरा, पुनर्वास, जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे और मुआवजा सही समय पर दिया जाए, सही व्यक्ति को दिया जाए। इसके अलावा बेहतर अवसर और प्रोत्साहन, दोनों ही चीजें जब दी जाएंगी तो ये जो टॉपिक है अपने आप में संभल सकता है। प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि जो पूरी अवधारणा है ये सतत विकास का मुद्दा है, यानी हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्र हैं वे बचे रहें, पर्यावरण से संबंधित जो प्रभाव है वे कम से कम हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन पूरे क्षेत्रों में, खासकर मानव बस्तियों में, मानव सभ्यता के साथ साथ पूरी वन्य प्रजातियों के अंतर्गत भी देखने को मिल रहा है। कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किए जा रहे संरक्षण के प्रभाव या संरक्षण के प्रयास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका संबंध या उनका टकराव जब विकास के मुद्दों से होता है, ऐसे समय में यह देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बीच का रास्ता हम कैसे निकाल पाए। तो बीच का रास्ता निकाला तभी जा सकता है जब दोनों तरफ के लोग समन्वय कर सकेंगे, दोनों को उस प्रमुख मुद्दे के बारे में जागरूकता होगी, और केवल लोभ या लालच के आधार पर ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग उससे प्रभावित होंगे उनको एक उचित मुआवजा या उचित स्थान देकर के उसकी भरपाई भी करनी चाहिए। सवाल क्या बन सकता है मेंस के स्तर पर, इसे देखें। सवाल है, इको सेंसिटिव जोन क्या है, इनकी स्थापना के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए चिंता के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। सीधा सा सवाल है, आपको बता देना है इको सेंसिटिव जोन क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित किए जाते हैं और चिंता के क्या मुद्दे हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब आप इसे कंक्लूड करेंगे तो समाधान का एक उपाय जरूर आपको बताना है, वही बीच का रास्ता। तो इस प्रश्न को आपको फ्रेम करने का अभ्यास करना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।